जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हमने जो बेस्ट सीरीज चलाई है जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं, तो उसका पार्ट नंबर 3 लेकर आज आपके लिए हम हाजिर हैं। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये आपके लिए इतने हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये आपके आरआरबी, एएलपी या टेक्नीशियन या फिर आपका ग्रुप डी, जिस भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और किसी भी एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ग्रुप डी के क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन में नहीं देखने को मिल सकते, तो ये किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये सीरीज चलाई है और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें आपको बेस्ट सॉल्यूशन भी देते हैं जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनका, और इस प्रकार हम टोटल 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम 28/11/2025 की आंसर की है सेकंड मीटिंग की, इसको देखेंगे। इसके टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट आंसर की के 25 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार हम आज टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि पौधों में वृद्धि के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है। जो वृद्धि होती है विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक उत्तक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपस्थित होता है। जो मेरिस्टेमेटिक आपका उत्तक होता है वो सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में, विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपस्थित होता है, तो इसलिए इनमें वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में कहा है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है, ये पूछा है। तो ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है। तो ये कौन सी धातु है जो आसवन विधि द्वारा शुद्ध की जाती है? तो ये है जस्ता। जस्ता इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों को विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है। विभिन्न अंगों तक की परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है। तो ये किसका है? स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर में कहा है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्ल की अधिकता में 443 के पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाली रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? तो ये क्या होगा? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसने कहा कि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो परिपथ की धारा क्या होगी? तो सबसे पहले जो आपका प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का क्या होता है? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 15 और R2 कितना है आपका? 5। तो इस प्रकार जो आपका प्रतिरोध आ जाएगा निकल कर वो कितना आ जाएगा? 20 ओम का। अब इसने कहा कि परिपथ की धारा बतानी है, तो V बराबर क्या होता है आपका? I इंटू आर के। V बराबर I इंटू आर के, और हमको I निकालनी है तो V अपॉन किसके आ जाएगा? आर के। V कितना दिया है? 12 और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 20। तो 12 को जब 20 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.6। तो 0.6 एम्पियर इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा 0.6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि क्या होता है जब एक पेंडुलम बोब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। तो ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। जब कोई पेंडुलम है, जब उसको किसी स्थान से गिराया जाता है तो ये धीरे धीरे अपनी स्थिति को कवर करने में लगता है और अपनी शांत स्थिति बनाने की कोशिश करता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वो बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? घटेगी। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा कि प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? तो यह है अनियोजित गर्भधारण को रोकने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा कि हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लेब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। तो इसने कहा कि कौन सा कथन सत्य है? तो कुछ ये ऑप्शन दिए हैं इसके 4 में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है आपको।
तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा, तो ये गलत है, क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो इसने कहा कि आपतन कोण निर्गम कोण से बड़ा होता है, तो ये भी बात इसमें गलत की गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रकाश की चाल वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, तो ये कैसी होती है, समांतर होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन यानी कि बी, जिसमें थर्ड और फोर्थ राइट रहेंगे, तो कथन थर्ड और फोर्थ इसके राइट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा कि अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में विकल्प का चयन कीजिए। तो ये दो कथन दिए और धारणा दी है, तो इनको सब सोल्व करना है और बताना है। तो अभिकथन क्या है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक होती ये यांत्रिक तरंगे होती है। तो कारण बताया कि ध्वनि तरंगों का संचारण के लिए एक भौगोलिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसने कहा कि अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, यानी कि ये बात जो आपकी अयांत्रिक होती है ये गलत है, और जो इसका कारण दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है अपनी जगह। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा है कि एक मुर्गी पालक ऐसी पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज्यादा गर्मी सहन करे और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये क्या है, विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संस्करण, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यथेच्छित रूप से प्रसारित होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। देखिए कथन और सत्य असत्य से संबंधित ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं साइंस में, तो इसलिए आप इसको थ्योरेटिकल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। वन लाइनर से अच्छा है कि थ्योरेटिकल आप इसको अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें। तो इसने कथन सत्य की पूछा है, तो ए बी सी 3 कथन दिए हैं। तो इसने कहा कि घृण सूचकों का उपयोग, जो ग्रहण सूचक है उनका उपयोग किसी यौगिक की अम्लता, क्षारीयता, प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। तो बात बिल्कुल सही है। जो आपका ये होता है, आपका पीएच स्केल होता है, लौंग का तेल एक ग्रहण सूचक है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच की जा सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका ए और बी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबता है तो उसे डैश का अनुभव होता है। तो कैसा अनुभव होता है, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर उस पर लगने वाला बल। यानी कि जब कोई व्यक्ति यानी कि बर्फ यानी कि पानी में तैरता है या नदी में तैरता है, तो उसके द्वारा विस्थापित किया गया पानी का भार उस पर लगने वाले भार यानी कि बल के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव को क्या होते हैं, ये क्यों होता है, तो क्या हो सकता है। तो वे प्राकृतिक हार्मोन संतुलन को बाधित करते हैं और अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि उस तत्वों की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होते, तो वे कौन से, हीलियम। हीलियम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोस द्रवों की तुलना में गैसों का आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतराण्विक अंतराल अधिक होता है, तो इसलिए क्या किया जा सकता है, इनको संपीड़ित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है, तो ये कौन सा है, सुजाक। तो सुजाक यानी कि गोनोरिया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में कहा है कि एक गोलीय लेंस की वर्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावित व्यास क्या होगा, तो ये क्या होगा, द्वारक। द्वारक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है, तो ये कौन सा, वनरोपण। तो वनरोपण इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा कि कार्बन यौगिकों के संदर्भ में साकित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है। तो ये क्या है कि कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का पार्श्व समूह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा कि जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो उस उत्पादन का निर्माण होता है। तो किसका होगा ये 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। तो ये किसका होगा 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिकी समीकरण के अंतिम वेग से संबंधित है। तो अंतिम वेग से ये संबंधित है आपका s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंकी गई भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व क्या होता है कम होता है, तो इसलिए इसको जल्दी ही भेज सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी पदार्थ का अभिलक्षण गुणधर्म है। तो ये कौन सा है कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 25। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये 28/11/2025 की थर्ड शिफ्ट का दिया गया है, तो आरआरबी लेवल 1 का है। तो देखिए इसके टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। तो अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। तो जो कोई अणु होता है उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़कर उस अणु में अणुभार की गणना की जाती है या आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, यह लवण जल विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण निर्गत के किरण के बीच क्या संबंध होता है। तो इसमें क्या होता है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है लेकिन थोड़ी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका कथन से संबंधित क्वेश्चन है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको कथन के देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है कि पहचान करनी है। तो देखिए यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। तो ये सत्य है, पर इसमें सत्य नहीं पूछा है, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत माना जाएगा। सेकंड नंबर यह है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती, बात इसकी सत्य है, पर ये यहाँ पर गलत माना जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये गलत है, पर यहाँ पर इसको गलत क्यों पूछा है, तो ये सही होगा। गोलीय दर्पण फोकस उसके मुख्य अक्ष के पर नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर राइट होगा। तो थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा है कि मरीज के दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है। तो ये कैसे पहुंचती है, ध्वनि के बहुपरावर्तन से। तो जैसे ये कोई इनके उसमें आपकी एक नली लगी होती है, उसमें जो बहुपरावर्तन लगे रहते हैं उनके द्वारा ही ये क्या होता है कि धड़कन यानी कि शरीर से और डॉक्टर के कान तक पहुंचती है स्टेथोस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णित करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है। तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य गुना आवेश, V बराबर W इंटू क्यों के। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार दाब का संबंध किससे होगा, पास्कल से। तो पास्कल दाब का क्या है, मात्रक भी होता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपछेद किया जाता है। तो किसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट PbO
रह जाता है और दो गैसें निकलती है। एक लाल भूरे रंग की होती है और दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैस निकलती है? तो ये कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभेद्योतक प्रवाह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? शीर्ष विभेद्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो ये कौन सी गर्भपात? तो ये इसकी विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि कोशिका का आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना कि कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है। तो ये क्या है? पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटे दूरी को क्या कहते हैं? देखिए किसमें पूछा है? वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी और बड़ी दूरी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं विस्थापन। यानी कि कोई विस्थापन की परिभाषा इसमें बताई गई है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा कि मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। तो इसमें बताना है। तो भारतीय मधुमक्खी होगा तो इसका है एपिस सोराना इंडिका। तो ऑप्शन इसका ये हो गया। और सेल मधुमक्खी हो गया ये आपका ये हुआ एपिड डोरसेटा। और लिटिल मधुमक्खी हो गया ये हो गया आपका एपिड फ्लोरी। और इटालियन मधुमक्खी हो गया ये हो गया एपिस मेलिफेरा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्य से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए तो धातु में पेंट या तेल का विलेपन करना। यानी कि उस धातु पर या तो पेंट कर देना या फिर तेल का लेप कर देना। तो इस कारण से उसके संक्षारण यानी कि जड़ को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक बोने मटर टीटी पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? तो ये सभी लंबे थे। तो जो प्रथम पीढ़ी होगी उसमें क्या होंगे? सभी लंबे होंगे यानी कि इस तरीके के होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में कहा है कि एक व्यक्ति विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान विपरीत दिशा हो तो तृतीय नियम के सुझाव समझाया गया है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण बल आकर्षण बल संतुलित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि विद्युत परिपथ में पलंग कुंजी का क्या उद्देश्य है? तो ये क्या उद्देश्य है? यह परिपथ को जोड़ने और वितरित करने में मदद करती है। यानी कि जो ये पलंग कुंजी होती है यानी कि जिसको आप स्विच कहते हैं, इसका कार्य होता है उस परिपथ को धारा को तोड़ना या जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्र से अभिक्रिया करती है? तो ये क्या है? सोडियम। सोडियम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि कोलाइड कण डैश द्वारा पृथक करते हैं। तो ये किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं? ये अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है? तो ये कौन सी होती है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में हो। यानी कि बल के द्वारा किया गया कार्य विस्थापन की दिशा में
किया गया हो तो यह धनात्मक कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में कहा है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरण से प्रक्षेपित करता है। तो ये किसको करता है, ओजोन परत को। तो ओजोन परत इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं, जो पहली वीडियो में 25 और इस वीडियो में 25 मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन हुए हैं। तो इस प्रकार आज हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये आपके लिए इतने हेल्पफुल रहेंगे कि आप किसी भी एग्जाम में आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन या ग्रुप डी के जिसमें साइंस पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे।